गुड इवनिंग डियर लर्नर्स। आज ये क्लास स्टार्ट करते हैं। राम राम बच्चों, सबको राम राम। चलिए गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग भैया। आज का टॉपिक जैसा कि आप लोग जानते भी हैं, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बी डू हैव के यूजेस। वैसे तो सबको पता है कि बी डू हैव जो हैं ये इंग्लिश के, स्पेशली बी एंड हैव, ये इंग्लिश के जो सबसे कॉमन वर्ड्स हैं जिनका हम यूज करते हैं इंग्लिश में बोलते समय लिखते समय, ये उनमें से हैं, मतलब बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, अच्छा, बड़े बेसिक्स हम लोगों ने पढ़े भी होते हैं, है ना। बी इज एम आर वॉज वर, ये सब हमने सब शुरुआत से बच्चों को पढ़ने को मिलते हैं और सबने शुरू से ही पढ़े भी होते हैं। ठीक है, नमस्ते भैया, सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। लेकिन अभी क्या है कि आज जो हमने ये क्लास रखी इसमें हम बी डू हैव को डिस्कस करेंगे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि अगर हम इनको अपने कम्युनिकेशन में, रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ करें या ओरल में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे इनके यूसेस होते हैं, क्या ध्यान रखना है इनके साथ में, और जो एग्जाम्स में डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इनके कुछ यूसेस होते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो इनके कुछ इंपॉर्टेंट यूसेस होते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए ज़रूरी हैं। वैसे तो बी डू हैव का यूज़ अगर आपको इंग्लिश से कुछ भी लेना देना है, चाहे आप इंग्लिश पढ़ते हो, चाहे आप इंग्लिश बोलते हो, चाहे आप इंग्लिश पढ़ाते हो, चाहे आप इंग्लिश सुनते हो, तो इनके यूसेस तो आपको पता होने ही चाहिए, आने भी चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे बैंक के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या एनडीए सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, या एसएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, या अदर किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो उसमें भी ये सब इंपॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, तो हम इसको लेक्चर को ना दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले पार्ट जो है वो आज हमारा है, फर्स्ट लेक्चर है इसका। फर्स्ट लेक्चर में हम बी डू हैव के बेसिक यूसेस को डिस्कस करेंगे, इनके बेसिक फीचर्स जो हालांकि आपको पता होंगे, नहीं भी पता होंगे तो आज पता चल जाएंगे। ठीक है, तो एक तो हम इनके बेसिक जो यूसेस होते हैं वो डिस्कस करेंगे, और फिर बी की अलग, डू के अलग और हैव के अलग प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मतलब कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। और उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होगा उसमें हम इनके कुछ और एडवांस्ड यूसेस और मिक्स्ड क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। ठीक है, गुड इवनिंग बच्चों, सबको गुड इवनिंग। देखिए, ये बच्चे जो न्यू ऑनलाइन बैच के बारे में और फीस के बारे में और इसके बारे में बात करते रहते हैं ना, ये आप ऑनलाइन जब मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ उस समय मत किया करो। हमारे ऑफिस के नंबर्स हैं, ठीक है, ये आप नीचे देखोगे ना, एक स्क्रॉलिंग लाइन है नीचे लगातार मूव करती रहती है, उस पर इन्फॉर्मेशन लिखी है, काफ़ी इन्फॉर्मेशन लिखी है। उसमें हमारे ऑफिस के इंक्वायरी नंबर्स हैं 9891991959, 8888788878। ठीक है, आप हमारे इन ऑफिस के नंबर्स पे मतलब कॉल कर सकते हो, ऑफिस टाइम में मैसेज कर सकते हो, नहीं तो मैं अपना व्हाट्सअप नंबर बच्चों के साथ में कई बार शेयर करता हूँ, जैसे मैं आपको बताता हूँ 9911191959। ये व्हाट्सअप नंबर मैं यूज़ करता हूँ, मतलब इस नंबर का व्हाट्सअप मेरे फ़ोन पर है। ठीक है, तो आप व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो। लाइव क्लास में ये चीज़ें मत पूछा करो, ठीक है, कि ऑनलाइन बैच कब आएगा, फीस कितनी है, ये वो फलाना ढिमकाना बातें, उसके लिए हम ये सेशन नहीं रखते हैं ऑनलाइन, मतलब ठीक है। तो ये लाइव जो यूट्यूब सेशंस होते हैं उनमें ये बातें आप मत पूछा करो। इन बातों को जानने के लिए ऑफिस के इंक्वायरी नंबर्स हैं, आप ऑफिस के नंबर्स पर कॉल कर सकते हैं, ऑफिस टाइम में व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं, या ये रहा व्हाट्सअप मैसेज मेरा, कॉल मत करना, मैं बता रहा हूँ, ब्लॉक कर दूंगा। ठीक है, तो ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पे आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। तो जो भी पूछना बताना है वो आप ऑफिस के नंबर्स पे पूछा करो। ये कौन सी बात हुई कि यूट्यूब पे मैं लाइव सेशन पढ़ाने आया हूँ, मैं कुछ पढ़ाने आया हूँ, मैं बता कुछ रहा हूँ, तुम बेवकूफ़ हो गए जैसे कुछ और पूछना शुरू कर देते हो, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं होती हैं। बेमतलब फ्लो टूटता है, पढ़ाने वाला जो पढ़ाना चाह रहा है वो भी मतलब बीच में उसको ब्रेक करते हो, ठीक है, उसके फ्लो को, और खुद भी सीखने का मतलब जो एक फ्लो चल रहा होता है उसको भी डिस्टर्ब करते हो। तो ये हरकतें मत किया करो, ठीक है। लाइव सेशन में कुछ मत पूछो, मैं कुछ नहीं बताऊंगा, जब बैच आएगा तो पता चल जाएगा, अनाउंस कर दूंगा। और नहीं तो ज़्यादा ही इंटरेस्टेड हो जानने में तो फिर हमारे ऑफिस के इंक्वायरी नंबर से भैया उन पे अपना व्हाट्सअप कर लेना है, ऑफिस टाइम में कॉल कर लेना है। ठीक है, चलो ऐसा करवा दो कि उसके बाद में कुछ नहीं बचे। कोशिश करते हैं, यही कोशिश करते हैं कि भाई ऐसा हो जाए कि उसके बाद में कुछ बचे ही ना। ठीक है, दर्शन देते रहा करिए। अबे दर्शन को तो हम कोई भैरव बाबा नहीं है, ठीक है, और रह गई बात दर्शन की तो चलो आते रहेंगे। आज शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले जो हमें समझना है बी डू हैव को लेकर वो ये कि ये जो तीनों लिखे गए वर्ड्स जो हैं आपके, ठीक है, ये ऑक्सिलरीज भी होती हैं,
मतलब ऑक्सिलरीज का मतलब हेल्पिंग वर्ब्स, ये हेल्पिंग वर्ब्स भी होती हैं और उसके बाद में साथ ही साथ में आपकी मेन वर्ब्स भी होती हैं। ठीक है, ठीक है। तो पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। उसके बाद में मैं अब इनको आपको वन बाई वन बी के कुछ यूजेस, डू के कुछ यूजेस, हैव के यूजेस ये बता के उनके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन करवा के इस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हाँ चलो नेक्स्ट आ जाओ। कॉन्सेप्ट्स एंड यूसेस ऑफ बी। सबसे पहले हम बी को डिस्कस करते हैं। बी जो है ना वो इन तीनों में सबसे कॉमन है एक्चुअली। ठीक है, सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला जो वर्ड है वो बी ही है। डू और हैव उतना ज्यादा नहीं यूज होते हैं जितना बी यूज होता है। ठीक है, तो हमने सबसे पहले इसी को लिख दिया शुरुआत में। अब देखिए बी को लेकर आपको क्या क्या समझना है मैं बता देता हूं। एक तो किसी भी वर्ब जो होते हैं ना, चाहे कोई भी वर्ब हो, ये जो हम बी डू हैव डिस्कस कर रहे हैं, चाहे ये हो, ठीक है, या कोई दूसरी वर्ब हो, ठीक है, कोई भी दूसरी वर्ब हो, चाहे गो हो, चाहे ईट हो, कोई भी हो, वर्ब के दो बेसिक होते हैं, मतलब दो बेसिक फंडामेंटल फीचर्स होते हैं जो हर एक को पता होने ही चाहिए। उसके बाद में तो किसी भी वर्ब से रिलेटेड दुनिया भर की बातें होती हैं, लेकिन दो बेसिक चीजें जो होती हैं वो सबको पता होनी चाहिए। एक वर्ब की फॉर्म, मैं यहां पे लिख देता हूं, सारे बच्चे ध्यान रखेंगे। कोई भी वर्ब आप सीखना चाहते हो, किसी भी वर्ब का यूज सीखना चाहते हो, कोई जरूरी नहीं है कि वो आपकी बी डू हैव ही हो, कोई भी वर्ब हो सकती है। ठीक है, ईट वर्ब हो सकती है, प्ले वर्ब हो सकती है, ट्रांसफायर वर्ब हो सकती है, मतलब कोई भी वर्ब हो सकती है। तो किसी भी वर्ब के ना दो जो मोस्ट बेसिक फीचर्स होते हैं जिनके बगैर उसके यूसेस को सीखा समझा नहीं जा सकता है, वो क्या होते हैं? एक तो वर्ब की फॉर्म, ठीक है, कि जो वर्ब की फॉर्म्स होते हैं ना वो हमें क्लियर होनी चाहिए। भाई जैसे सिंक वर्ब है तो सैंक संक उसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होगी। ठीक है, लाई ले लेन हो गया, इस तरीके के भी तो पेपर में क्वेश्चंस आते हैं ना, तो वर्ब की फॉर्म पहले पता होनी चाहिए। और दूसरा ना मीनिंग, फिर उसके बाद में हम वर्ब का टेंस, वॉइस, मूड, मतलब फिर बहुत सी चीजें हम सीख सकते हैं, लेकिन दो चीजें शुरुआत में ही हमें पता होनी चाहिए किसी भी वर्ब को अगर हम सीखना समझना चाहते हैं, चाहे वो हमें टीचर बताएं, चाहे वो हमें अपने आप पहले से पता हो, दो बातें पता ही होनी चाहिए। एक तो जो वर्ब आप सीखना चाहते हो, चाहे उसका टेंस सीखना चाहते हो, चाहे उसका वॉइस सीखना चाहते हो, चाहे कुछ भी सीखना चाहते हो, ठीक है, तो एक तो उसकी फॉर्म्स आपको क्लियर होनी चाहिए कि इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म क्या होती है, ये पता होना चाहिए। दूसरा उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए। उसके बाद में फिर हम चीजें सीख जाते हैं। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि ये जो बी डू हैव हमारी वर्ब्स हैं, ये मेन वर्ब भी होती हैं, इनको हम सेंटेंस में एज मेन वर्ब्स भी यूज करते हैं और एज हेल्पिंग वर्ब्स भी यूज करते हैं। ठीक है, तो हम यहां पर सबसे पहले एक आपको बता देते हैं इनकी फॉर्म्स, क्योंकि वर्ब की फॉर्म जो होती है ना वो उसका बेसिक होती है। तो देखो ये जो बी वर्ब होती है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इज, एम, आर एंड बी इटसेल्फ, अभी मैं समझा दूंगा। इसकी सेकेंड फॉर्म होती है वॉज, वर, ठीक है, थर्ड फॉर्म होती है बीन और कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है बीइंग। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप इस वर्ब की ये फॉर्म्स ध्यान रखें, हालांकि सबको पता होंगी लेकिन हमें पढ़ना शुरुआत से ही है, मतलब बेसिक से बात डिस्कस करनी है, तो इसलिए मैंने बता दिया। इज, एम, आर ये इस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म्स हैं, वॉज वर सेकेंड फॉर्म्स हैं, बीन थर्ड फॉर्म है और बीइंग कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। ठीक है, अब देखिए, हालांकि मैं और बता देता हूं, इज, एम, आर जो हमने लिखी हैं इनमें से एम जो है वो प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट पर्सन की वर्ब है। ठीक है, इज, एम, आर एक्चुअली फर्स्ट फॉर्म है। इज जो है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स की वर्ब है। आर जो है वो थर्ड पर्सन या सेकंड पर्सन की, थर्ड पर्सन प्लूरल और सेकंड पर्सन की वर्ब है। एम आई की वर्ब है। ठीक है, बी जो है वो बेस फॉर्म है, जिसका यूज हम इन्फिनिटिव्स के साथ में या मॉडल्स के साथ में, जहां पर भी मतलब बेस फॉर्म की जरूरत पड़ती है वहां पर हम बी का यूज करते हैं। ये हो गया। वॉज वर जो है वो आपकी सेकेंड फॉर्म है। वॉज सिंगुलर नंबर की, वर प्लूरल नंबर की। उसके बाद में जो वर है वो आपका सब्जेक्टिव मूड भी होता है, जब कभी हमें इमेजिनेशन एक्सप्रेस करना होता है अनरियल सिचुएशंस के लिए, इमेजिनरी सिचुएशंस के लिए, तो फिर पास्ट सब्जेक्टिव मूड जो है वो इस वर्ब की, मतलब जैसे हमें पता है कि पास्ट सब्जेक्टिव मूड वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। जब हमें कभी अनरियल सिचुएशंस को, हाइपोथेटिकल सिचुएशंस को, अनफुलफिल्ड विशेस को एक्सप्रेस करना होता है तो हमें वहां पे वर्ब की पास्ट सब्जेक्टिव मूड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, जो कि किसी भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। लेकिन बी की चूंकि सेकंड फॉर्म दो होती है, ठीक है, तो बी की जो दो फॉर्म होती है इनमें से जो वर है ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। वॉज पास्ट सब्जेक्टिव मूड नहीं है, वो इंडिकेटिव मूड है। मतलब ये बातें आपको पहले से पता होंगी जिन बच्चों ने मूड वगैरह पढ़ रखा है, बाकी बच्चे ध्यान रखेंगे।
तो कहने का मतलब इमेजिनेशन के लिए अगर आपको कभी भी पास्ट सब्जेक्टिव मूड में फॉर्म यूज करनी है तो ये वाली सेकंड फॉर्म यूज करनी है, वो वाली नहीं, ठीक है। बीइंग थर्ड फॉर्म होती है और बीइंग जो होती है वो आपकी कॉन्टिन्यूअस फॉर्म होती है, आईएनजी फॉर्म होती है। ये इसकी फॉर्म्स हो गई, पता चल गई। अब मैं देखो आपको बताता हूं, यहां पे समझना। मैंने आपसे कहा कि ये जो बी की फॉर्म्स होती, बी जो वर्ब है हमारी, ये हेल्पिंग वर्ब भी होती है, इसका यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब भी हम करते हैं, ठीक है, और एज अ मेन वर्ब भी करते हैं। तो अब मैं आपको ना कुछ पॉइंट्स बता देता हूं जो आपको ध्यान रखने की, अगर हम बी को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं और एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसमें क्या मतलब यूजेस होते हैं, ठीक है। सर मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि आपका कोर्स ज्वाइन कर सकूं, प्लीज हेल्प मी सर। आई एम हेल्पिंग यू, मैं आपकी मदद कर रहा हूं बच्चे, आपने ध्यान नहीं दिया शायद, मैं आपकी मदद ही कर रहा हूं, ठीक है। चलो आ जाओ। अब उसके बाद देखिए यहां पर, अब हेल्पिंग वर्ब को और मेन वर्ब में जो इसके यूजेस समझने हैं उनके लिए मैं आपको 3 पॉइंट्स बताता हूं जिन पे आपको फोकस करना है। एक, विद अदर ऑक्सिलरीज, विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स यूज होता है या नहीं होता है, एक ये बात हमें समझनी है, ठीक है। दूसरा, मेन वर्ब फॉर्म्स, कि अगर हम इसको एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें बी को फॉर्म को, तो इसके साथ में मेन वर्ब की फॉर्म्स क्या होंगी, ठीक है। और तीसरा, नॉन फाइनाइट फॉर्म यूजेस, ठीक है। ये 3 पॉइंट हमें समझने हैं एज अ मेन वर्ब। अगर बच्चों के पास समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं तो भी मैं समझा दूंगा, ठीक है। असल में होता है कि मैं इंग्लिश पढ़ाता तो आसान हूं, लेकिन मैं इतना आसान कर देता हूं कि कुछ बच्चों को एडवांस लगने लगता है, वो मुश्किल लगने लगता है। ये बहुत बेसिक बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। ये इतनी बेसिक बातें हैं कि लोग इनको डिस्कस भी नहीं करते, आपने ये कभी सुनी भी नहीं होंगी, ठीक है। आई गारंटी, मतलब मैं बहुत श्योर होकर इस बात को कह रहा हूँ कि आपने ये बातें जैसे मैं आपको बता रहा हूँ ऐसे आपने कभी नहीं सुनी होंगी, न किसी बुक में, न किसी यूट्यूब वीडियो में, न कभी किसी क्लास व्लास में, ठीक है। तो ये है बहुत बेसिक बातें, लेकिन बच्चों को लगता है कि सर जी ने तो बाल की खाल निकाल दी, बड़ा मुश्किल कर दिया, इंग्लिश को डिफिकल्ट बना दिया। एक्चुअली मेरी कोशिश होती है आसान बनाने की, ठीक है, लेकिन जिस तरीके से बच्चे पढ़ रहे होते हैं, जैसे वो इंग्लिश को समझ रहे होते हैं, उस हिसाब से उनको ये मुश्किल लगता है, ठीक है। तो ये बड़ी बेसिक बातें हैं, सब अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा तो और बेहतर समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एज अ मेन वर्ब देखो हमें क्या क्या समझना है। एज अ मेन वर्ब हमें यह समझना है कि अगर ये मेन वर्ब होगी तो व्हाट फॉलोज, कि इसको फॉलो क्या करेगा, क्या क्या फॉलो कर सकता है, बी की फॉर्म अगर मेन वर्ब हो तो उसे, ठीक है। ये मेन पॉइंट्स हैं जो आपको सीखने हैं, जो मैं आपको सिखाऊंगा, जो मैं बेसिक्स की बात कर रहा हूं वो यही बेसिक्स हैं, ठीक है। दूसरा, टेंस यूसेस ऑफ दिस वर्ब, अगर ये मेन वर्ब है बी की फॉर्म तो टेंस यूजेस क्या होते हैं इसके, कौन कौन से टेंस बन सकते हैं, कैसे बनाते हैं, ये सब, और वॉइस यूजेस। टेंस और वॉइस जो होते हैं ना, ये वर्ब की फॉर्म्स होते हैं, सारे बच्चे जानते होंगे, नहीं जानते वो अपना ध्यान रखेंगे। चलो अब मैं एक एक करके ये पॉइंट्स आपको बता देता हूं। बेटा ये कोई नहीं बताता है, ठीक है, ये जो मैं तुम्हें बताने समझाने जा रहा हूं, ठीक है, ये कोई नहीं बताता। अगर तुम ये कभी भी पढ़ोगे ऑनलाइन में, ऑफलाइन में, तो आज के बाद पढ़ोगे, आज से पहले तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। तो किसी अलाना फलाना टीचर का यहाँ पे नाम लेने की जरूरत नहीं है, ये मतलब लल्लों वाली हरकतें मत क्या करो। मुझे पता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, ठीक है, आई नो, मुझे पता होता है कि मैं क्या पढ़ाता हूँ, कैसे पढ़ाता हूँ, ठीक है। ठीक है, तो ये हरकतें मत क्या करो, इसका कोई फायदा नहीं है। हाँ, अब देखो, अब अगर हम बात करें बी का यूज विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स, तो मैं कुछ बातें ना यहाँ पे केवल बोलूंगा क्योंकि लिखने के लिए हमारे पास इतनी जगह नहीं है और दूसरी स्लाइड पे मैं जा नहीं सकता, मतलब किसी कारण से, तो मैं यहां पे कुछ बातें आपको बोलूंगा और हिंट्स में लिख दूंगा, वो आप समझ लेना। चलिए, अब सबसे पहला पॉइंट है कि अगर हम बी की फॉर्म को यूज करें एज अ हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, तो क्या इसका यूज दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में, ठीक है, या दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज इसके साथ में हो सकता है। एक तो ये पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए। तो मैं बताता हूं, बी की फॉर्म्स का यूज दूसरी वर्ब्स के साथ हो सकता है, दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में हो सकता है, एक्सेप्ट फॉर डू। अब देखो, मैं आपको पहले वाली स्लाइड पे लाता हूं, यहां आना सारे बच्चे। अगर हम हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें इंग्लिश में, अगर हम इंग्लिश में हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें
ठीक है, तो एक तो हमारी प्राइमरी ऑक्सिलरीज हो गई, ठीक है, और एक मॉडल ऑक्सिलरीज हो गई। दो तरीके की हो गई, ठीक है। मॉडल्स जो हैं वो कैन, कुड, एटसेट्रा, ये तुम्हें पता ही है। प्राइमरी ऑक्सिलरीज बी डू हैव हो गई। तो ये तीन प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं, बाकी मॉडल्स होते हैं। ये इतनी हेल्पिंग वर्ब्स इंग्लिश में होती हैं। ठीक है, हाँ, यहां तक क्लियर। अब देखो, अगर हम बी की फॉर्म का यूज करें एज अ हेल्पिंग वर्ब, तो क्या हम इसको यूज दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में या दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स का यूज इसके साथ में कर सकते हैं? ठीक है, तो इसको मैं शॉर्ट में ऐसे आपको समझा दूं। देखिए, बी का यूज हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में कर सकते हैं सिवाय डू की फॉर्म्स के। जो डू हेल्पिंग वर्ब होती है, ठीक है, अगर डू मेन वर्ब हो तब तो उसके साथ में इसका यूज हो सकता है, लेकिन अगर डू की फॉर्म को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो बी की फॉर्म को डू की फॉर्म्स के साथ छोड़कर बाकी सबके साथ में यूज होता है। ठीक है, डू की फॉर्म्स जो होती हैं अगर वो हेल्पिंग वर्ब हो, मतलब डू वर्ब को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो वो किसी दूसरी वर्ब के साथ में नहीं यूज होती, वो किसी भी दूसरी वर्ब के साथ में, किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ नहीं यूज होती मेनली। ठीक है, तो बी की फॉर्म का यूज हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में कर सकते हैं, हैव के साथ में कर सकते हैं, मॉडल्स के साथ में कर सकते हैं, ठीक है, डू के साथ में नहीं कर सकते। तो ये तो हो गया। अच्छा, अब अगर हम हैव के साथ इसका यूज कर सकते हैं या मॉडल्स के साथ इसका यूज कर सकते हैं तो इसकी पोजीशन उनके रेस्पेक्ट में क्या होगी? ठीक है, अगर जैसे हमने पढ़ लिया है कि हम बी की फॉर्म का यूज एज अ हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं, ठीक है, हैव की फॉर्म के साथ में या मॉडल्स के साथ में, तो इसकी पोजीशन क्या होगी? तो आंसर है इसकी पोजीशन होगी उनसे पहले, वर्ब के साथ में। ठीक है, तो अगर हम कभी भी हैव या मॉडल्स के साथ में बी की फॉर्म को भी हेल्पिंग वर्ब बना लें, क्योंकि हम एक ही वर्ब के साथ में एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब का यूज कर सकते हैं। मान लो एक ही वर्ब हो तो उसके साथ में हम एक से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स का यूज कर सकते हैं। तो मान लीजिए अगर हम कभी भी हैव या मॉडल्स के साथ में बी की फॉर्म को भी हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें तो ये उनके बाद लिखी जाएगी, पहले नहीं। मतलब ये उनके बाद लिखी जाएगी, उनसे पहले नहीं। तो मतलब बी हेल्पिंग वर्ब का यूज हम दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स हैव और मॉडल्स के बाद में कर सकते हैं, उससे पहले नहीं। ये बात ध्यान रखनी है, डू के साथ में कर ही नहीं सकते, ना पहले ना बाद में। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरे पे आ जाते हैं। अगर हम बी की फॉर्म को यूज करें एज अ हेल्पिंग वर्ब तो किन दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ इसका यूज किया जा सकता है? उनसे पहले लिखकर या बाद में लिखकर, ये डिस्कस हो गया। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे कि अगर हम बी की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो इसके साथ जो मेन वर्ब यूज होगी, एग्जाम्पल आएंगे बेटा भी आगे एग्जाम्पल मैंने लिख रखे हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो मैं आपको ऐसे ही बताना चाहता हूं, हर एक एग्जाम्पल लिखेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा। ठीक है, देखिए, अब अगर हम बी की फॉर्म को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज कर रहे हैं तो इसके साथ जो हम मेन वर्ब लिखेंगे वो किन किन फॉर्म्स में यूज हो सकती है? तो आंसर है दो फॉर्म्स में। अगर हम कभी भी बी की फॉर्म के बाद में मेन वर्ब लिखेंगे, ठीक है, तो वो मेन वर्ब दो फॉर्म्स में हो सकती है। कौन सी दो फॉर्म्स में समझना, एक तो आईएनजी फॉर्म में हो सकती है मेन वर्ब, और एक थर्ड फॉर्म में हो सकती है। अगर हम कभी भी किसी मेन वर्ब को बी की फॉर्म के बाद में लिखें, किसी भी बी की फॉर्म के बाद, ठीक है, ये जितनी बी की फॉर्म है इनमें से किसी के बाद, तो मेन वर्ब जो है वो या तो थर्ड फॉर्म में या आईएनजी फॉर्म में होगी, और किसी फॉर्म में नहीं होगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में तब होगी जब हम उसको एक्टिव वॉइस में यूज करें, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। कुल मिला के कॉन्टिन्यूअस समझ लो, जहां पे कॉन्टिन्यूअस होता है वहां पे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस ऑटोमेटिकली अंडरस्टूड हो ही जाता है। ठीक है, अच्छा, थर्ड फॉर्म में हम कब इसे यूज करते हैं? पैसिव वॉइस में। अगर हम किसी वर्ब को पैसिव वॉइस में लिखेंगे तो उससे पहले बी की फॉर्म लिखनी ही पड़ेगी और मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में लिखनी ही पड़ेगी। सर ऐसे कॉन्सेप्ट हमने कहीं भी नहीं पढ़े, मैं बता तो रहा हूं। कोई बच्चे बीच बीच में इधर उधर के टीचर्स का नाम लेना शुरू कर देते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं, वो ऐसे पढ़ाते हैं। बेटा जो मैंने अभी नहीं पढ़ाया ना वो कोई भी नहीं पढ़ाएगा, अंडरस्टैंड भले पढ़ा दे। ये चीजें जो मैं पढ़ाता हूँ ना उसके बाद ही मार्केट में आते हैं, उससे पहले नहीं आते। ठीक है, तो अब बाकी तुम्हें लगता है कि मैं गप मार रहा हूँ, मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, तो तुम ढूंढ लेना किसी का वीडियो, तुम तो बहुत पढ़ते लिखते हो तुम लोग तो। ठीक है, कोई किताब तुम्हें मिल जाए, कोई वीडियो तुम्हें मिल जाए, कोई मिल जाए तो बताना मुझे। खैर, मेन चीज़ पर फोकस करते हैं। तो मेन बात यहाँ पर क्या है कि हमने पढ़ा कि मेन वर्ब को अगर हम यूज करेंगे बी की फॉर्म के साथ में तो वो या तो आईएनजी फॉर्म में आएगी या थर्ड फॉर्म में आएगी। ठीक है, आईएनजी फॉर्म में कब आएगी? जब हम मेन वर्ब को एक्टिव फॉर्म में कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज करें। ठीक है,
और पैसिव वॉइस में कब आएगी, सॉरी थर्ड फॉर्म में कब आएगी, जब हम किसी वर्ब को पैसिव बना के लिखें तो बी के साथ थर्ड फॉर्म में आती है, फिर वो चाहे किसी भी टेंस की हो। ठीक है, किसी भी टेंस की वर्ब को अगर हम पैसिव बनाते हैं तो वो थर्ड फॉर्म में ही लिखी जाती है और उससे पहले बी की फॉर्म हमें लिखनी ही पड़ती है। ठीक है, ये बातें ध्यान रखनी है। आगे जो मैं क्वेश्चंस आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा उसमें एक्टिव पैसिव की थोड़ी सी जरूरत पड़ेगी, तो मैं आपको पहले ही बता देता हूं कि अगर वर्ब का सब्जेक्ट वर्ब का डूअर हो तो वर्ब एक्टिव वॉइस में, अगर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं कोई और उसका डूअर हो, ध्यान देना कोई और, अगर वर्ब का सब्जेक्ट नहीं बल्कि कोई और वर्ब का डूअर हो तो वर्ब पैसिव वॉइस में लिखते हैं। ठीक है, ये बातें आपको पता होंगी, नहीं तो ध्यान रखना। अब आ जाते हैं नॉन फाइनाइट। क्या ये जो बी की फॉर्म को हम हेल्पिंग वर्ब बना के यूज करते हैं, क्या नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर सकती हैं? तो आंसर है यस। बी की फॉर्म्स जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं इनको हम नॉन फाइनाइट फॉर्म्स में भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं। नॉन फाइनाइट फॉर्म्स तुम्हें पता है क्या होती हैं? आईएनजी फॉर्म, जेरेंड, ठीक है, थर्ड फॉर्म पार्टिसिपल्स, आईएनजी फॉर्म पार्टिसिपल्स। तो बी की फॉर्म्स को नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज किया जा सकता है। ठीक है, बीइंग टायर्ड, जैसे मान लो हमने एक पार्टिसिपल फ्रेज लिखी बीइंग टायर्ड, तो बीइंग हेल्पिंग वर्ब है, टायर्ड मेन वर्ब है। ठीक है, मतलब इस तरीके से। अब आ जाओ मेन वर्ब वाला। अगर हम बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज करें तब क्या होगा? ठीक है, तो मैं आपको बताता हूं। जब बी की फॉर्म मेन वर्ब होती है ना बच्चे, तो ये होती है लिंकिंग वर्ब। कुछ बच्चे जानते होंगे इस बात को, कुछ नहीं जानते होंगे, ध्यान रखेंगे कि बी की फॉर्म्स लिंकिंग वर्ब होती हैं और लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं। लिंकिंग वर्ब्स वो वर्ब्स होती हैं जिनके बाद में हम सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट लिखते हैं, कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन होता है या प्रोनाउन होता है या एडजेक्टिव होता है, तो सीधे शब्दों में आप ये लिख लो इसका आंसर कॉम्प्लीमेंट्स। बी की फॉर्म्स को क्या फॉलो करते हैं? बी की फॉर्म को अगर हम एज अ मेन वर्ब यूज करें तो उसको क्या फॉलो, एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तब तो मेन वर्ब आएगी, उसके बाद आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में। लेकिन अगर हम बी की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज करें तो उसके बाद कॉम्प्लीमेंट्स आएंगे, सब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्स जो बच्चे जानते हैं, ठीक है, जो नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूं। कॉम्प्लीमेंट्स या तो नाउन्स होते हैं या प्रोनाउंस होते हैं या एडजेक्टिव्स होते हैं। ठीक है, या ठीक है, या एडवर्ब ऑफ प्लेस और टाइम होते हैं, या एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और टाइम, मतलब जो प्लेस और टाइम के एडवर्ब्स होते हैं या तो फिर वो होते हैं, मतलब इतने ही फॉलो कर सकते हैं इन्हें। ठीक है, बी की फॉर्म को अगर हम इस तरीके से यूज करेंगे तो बी की फॉर्म को यूज एज ए लिंकिंग वर्ब किया जाता है सब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट को लिंक करने के लिए। तो बी की फॉर्म के बाद में अगर बी की फॉर्म मेन वर्ब हो तो कॉम्प्लीमेंट ही आ सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट या तो नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव या फिर जो एडवर्ब्स ऑफ प्लेस और टाइम होते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, टेंस यूजेस क्या होते हैं? टेंस को लेकर इस बी की फॉर्म को लेकर कोई स्पेशल पॉइंट है? तो हाँ, टेंस को लेकर क्या है कि ये जो वर्ब है नो कॉन्टिन्यूअस टेंस, इसका हम कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाते क्योंकि ये लिंकिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो लिंकिंग वर्ब होने की वजह से इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। लिंकिंग वर्ब्स नॉन एक्शन कैटेगरी की वर्ब्स होती हैं तो उनका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनाया जा सकता। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, क्या ध्यान रखना कि बी की फॉर्म को कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज किया जा सकता है अगर हम इसका यूज किसी के बिहेवियर को रेफर करने के लिए करें। ये सारी चीजें जो मैं बता रहा हूं आगे एग्जांपल्स में आएंगी, लेकिन मैं ऐसे एक ओरल एग्जांपल तुम्हें दे देता हूं। ठीक है, क्या ओरल एग्जांपल है? ही इज बीइंग वेरी रूड। मान लो कोई पर्सन है बड़ा रूड वे में बिहेव कर रहा है किसी के साथ में, तो देन यू कैन से ही इज बीइंग वेरी रूड। ठीक है, यू आर बीइंग रूड। ठीक, बिहेवियर के लिए केवल, अदरवाइज अगर हमें किसी पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स को, उसके किसी मेंटल फिजिकल फीचर को रेफर करना है तो इस वर्ब का कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता क्योंकि नॉन एक्शन वर्ब होती है, ये ध्यान रखना है। उसके बाद में वॉइस यूज, नो पैसिव वॉइस, इस वर्ब का कोई पैसिव वैसे वॉइस भी नहीं बनता। वो सीधी सी बात है, इंट्रांसिटिव होती है क्योंकि इसके बाद ऑब्जेक्ट आता नहीं है, कॉम्प्लीमेंट आता है, तो इंट्रांसिटिव कैटेगरी की वर्ब होती है तो पैसिव वॉइस इसका नहीं बनता। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको इतनी देर में बताए बी को लेकर, ये ध्यान रखने। डन? ठीक है, आ जाओ। अब हम ना यहाँ पे बी के कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। मैं काफी क्वेश्चंस मैंने तैयार किए हैं बी डू हैव को लेकर, वो मैं आपके साथ सारे डिस्कस करूंगा। आज बेसिक और फिर नेक्स्ट सेशन होगा उसमें मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे सारे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे ना, कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे लिखे हुए हैं और ये क्वेश्चंस में हमें ब्लैंक्स फिल करने हैं। ब्लैंक्स में यूज क्या करना है? बी की फॉर्म। अब बी की फॉर्म क्या होती है देखो यहाँ पे बता रखी है, इज एम आर वॉज वर बीन बिंग। ठीक है, तो अब इनमें डिफरेंस क्या होता है वो सब हमने डिस्कस कर ही लिया। देखो इसमें क्या आएगा, जल्दी से बता दो आंसर, नेक्स्ट वर्ब पे मूव करेंगे फिर हम लोग।
इन ब्लैंक्स में बी की फॉर्म्स का यूज करना है। अब तुम अपने आप देखो कि इज, एम, आर, वॉज, वर, बीन, बीइंग, इनमें से क्या आएगा जल्दी से। बी की फॉर्म्स होती है ना, इज, एम, आर, बी, वॉज, वर, बीन, बीइंग। देखो किसमें कौन सी फॉर्म हमें बी की लिखनी चाहिए, जल्दी से बताएं सारे बच्चे। प्लीज डेली क्लास ले लिया करो, CHSL में हेल्प हो जाएगी। भैया तुम CHSL के लिए बैठे रहे, ठीक है, CHSL का बच्चों वाला एग्जाम होता है, तुम उसके लिए बैठे रहे, प्रैक्टिस क्लास के लिए बैठे रहे, ठीक है। CHSL की मैं प्रैक्टिस करवाऊंगा तुम्हें, है यार, है तो छोड़ो, हल्का एग्जाम होता है, ठीक है, इतना हल्के लेवल का एग्जाम होता है CHSL का, उसके लिए भी तुम बैठे रहे, लास्ट में जब एग्जाम आ गया सर पे तब तुम प्रैक्टिस के लिए बैठे रहे। और CHSL के लिए तो दुनिया भर के चैनल प्रैक्टिस करवा ही रहे हैं, कहीं से कर लो, हमें क्या इन्वॉल्व करोगे बीच में। बढ़िया भाई, बहुत अच्छे। देखो अब हमने लिखा माय ब्रदर एट मोहन्स व्हेन द गेस्ट अराइव्ड। अब ये जो व्हेन द गेस्ट अराइव्ड हमने लिखा ना, टाइम पास्ट का है, तो इसका मतलब यहां पर हमें बी की फॉर्म यूज करनी पड़ेगी पास्ट टेंस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब पास्ट फॉर्म वॉज वर होती हैं, तो ये माय ब्रदर सिंगुलर है तो वॉज आ गया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ। नेक्स्ट में लिखा द कीज माइट डैश अंडर दैट पिलो। अब देखो ये जो माइट हमने लिखा है ये मॉडल है, मॉडल्स के साथ में बेस फॉर्म आती है, मॉडल्स के साथ में हमेशा किसी भी वर्ब की बेस फॉर्म आती है, बी की बेस फॉर्म बी खुद ही होती है, तो ये आंसर हो गया, है ना। थर्ड में आ जाओ। इट मस्ट हैव डैश हार्ड फॉर हिम टू कीप स्माइलिंग। अब यहां पे देखो ये हैव है, हैव के बाद में कभी भी अगर आप कोई वर्ब लिखोगे, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हैव की फॉर्म के बाद में अगर कोई भी वर्ब हम लिखेंगे तो हमेशा थर्ड फॉर्म में, तो यहां पर हमें बी की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, ठीक है, बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, वो आगे। नेक्स्ट में आ जाओ। अ न्यू बाईपास अराउंड द सिटी इज डैश बिल्ट, इज डैश बिल्ट। अब देखो ये जो इज है ना, इसके बाद फिर हमें बी की फॉर्म लिखनी है, और ये भी बी की फॉर्म है, इस बी की फॉर्म है, तो हमने क्या पढ़ा था कि बी की फॉर्म के बाद में आप कोई भी वर्ब लिखो, चाहे वो मेन वर्ब हो चाहे वो नॉन फाइनाइट वर्ब हो, ठीक है, चाहे वो कैसे भी वर्ब हो, ठीक है, तो वो या तो आईएनजी फॉर्म में या थर्ड फॉर्म में आएगी। आईएनजी फॉर्म तब जब हमें एक्टिव वॉइस कॉन्टिन्यूअस टेंस की बनानी हो, थर्ड फॉर्म कब, जब पैसिव बनानी हो, ठीक। अब यहां पे देखो ये जो हमने बिल्ट लिखा है ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, ये ऑलरेडी थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म के बाद में थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती है, बीइंग, is being built। हाँ, नेक्स्ट में नेक्स्ट हमने देयर डैश सम मिस्टेक्स इन दीज सेंटेंसेस। दीज सेंटेंसेस से आप ये मान सकते हो कि प्रेजेंट की बात हो रही है, ठीक है, तो प्रेजेंट की बात हो रही है और हमें यहाँ पे वर्ब लिखनी है। प्रेजेंट में अगर आप लिखोगे तो इज एम आर में से कोई एक बी की फॉर्म लिखनी पड़ेगी, इज एम आर होती है बी की फॉर्म, ठीक। अब देयर जैसे कि सारे बच्चे जानते होंगे, ये सारे बच्चे बात जानते होंगे कि जो देयर होता है वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है, वो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए लिखा जाता है, वो खुद मतलब मेन सब्जेक्ट नहीं होता, वो एक्चुअली एक एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है जिसको हम सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए सब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो यहाँ पे वर्ब हम देयर के अकॉर्डिंग नहीं लिखेंगे, वर्ब हम लिखेंगे मेन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। मेन सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे होते हैं। अब हम बात किसके बारे में कर रहे हैं, मिस्टेक्स के बारे में, जो कि प्लूरल नाउन है। प्लूरल नाउन होने की वजह से यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। तो माई ब्रदर वॉज एट मोहन्स व्हेन द गेस्ट अराइव्ड, the keys might be under that pillow, it must have been hard for him to keep smiling, a new bypass around the city is being built, there are some mistakes in these sentences। डन, चलो नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ब है हमारी डू, ठीक है, नेक्स्ट वर्ब है हमारी डू। अब फिर इसके साथ भी वही बेसिक्स हमें डिस्कस करने, देखो मैं एक बार बता देता हूं। एक तो डू की फॉर्म्स, डू की फर्स्ट फॉर्म होती है डू और डज, सेकेंड फॉर्म एक ही होती है डिड, थर्ड फॉर्म एक ही होती है डन, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म एक ही होती है डूइंग। अच्छा, ध्यान रखने वाली बात यह होती है कि जैसे बी, डू और हैव, ये तीनों ही वर्ब हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं, ठीक है। तो इनमें से जो डू की फॉर्म्स हैं इनमें से बस ये तीन हेल्पिंग वर्ब होती हैं, ये दोनों हेल्पिंग वर्ब्स नहीं होती, वो केवल मेन वर्ब होती हैं। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि ये जो डू की फॉर्म्स हैं इनमें से केवल फर्स्ट और सेकेंड फॉर्म जो है, मतलब डू, डस और डिड, ये तीन जो है ये हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब दोनों होती हैं।
बाकी जो दोनों हैं डन और डूइंग, ठीक है, वो मेन वर्ब ही होती हैं, ठीक है, वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होते हैं, ये ध्यान रखना है, वो केवल मेन वर्ब है। ठीक, डू डज में क्या डिफरेंस है समझ में आ गया होगा। डू बेस फॉर्म है और डज थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट की फॉर्म है, मतलब थर्ड पर्सन जो सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए प्रेजेंट टेंस में डज यूज होगा, बाकी के साथ डू यूज होगा, पास्ट टेंस में सबके साथ डिड यूज होगा, कॉन्टिन्यूअस टेंस में सबके साथ डूइंग यूज होगा, परफेक्ट टेंस में सबके साथ डन यूज होगा। ठीक है, अब इसके बाद में अब आपके बेसिक फीचर्स इस वर्ब के, आज बेसिक फीचर्स को देखो डिस्कस करते हैं। एज अ हेल्पिंग वर्ब, अगर हम डू की फॉर्म्स को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें, ठीक है, और अगर हम डू की फॉर्म्स को एज मेन वर्ब यूज करें, ठीक है, तो हमने पढ़ा कि 3 पैरामीटर्स हैं जो कि हमें समझने होते हैं किसी भी वर्ब के, अगर वो हेल्पिंग वर्ब हो मेन वर्ब हो। अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो विद अदर ऑक्सिलरीज, विद अदर ऑक्सिलरीज, कि अदर ऑक्सिलरीज के साथ में इसका यूज क्या होता है, कहां होता है, किन किन दूसरी ऑक्सिलरीज के साथ में इसको यूज किया जा सकता है। ठीक है, एक मिनट। दूसरा मेन वर्ब फॉर्म्स, कि अगर हम डू की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के यूज करें तो उसके साथ में मेन वर्ब की फॉर्म्स क्या यूज होंगी। ठीक है, और तीसरा नॉन फाइनाइट यूज, क्या डू की फॉर्म को नॉन फाइनाइट फॉर्म में भी एज एन ऑक्सिलरी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो देखो ये जो हमने लास्ट वाले जो 2 लिखे, ये फर्स्ट और सेकंड लिखे हैं, तो यहां पे आंसर है नो, ठीक है, और यहां पे भी आंसर है नो। कहने का मतलब डू की फॉर्म्स को हम किसी भी दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में यूज नहीं कर सकते, ना पहले लिखकर ना बाद में लिखकर। बात समझ में आ रही? मैंने क्या कहा कि डू की फॉर्म्स को एज ए हेल्पिंग वर्ब दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में नहीं यूज होता है, या दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स इसके साथ नहीं यूज होती हैं। ठीक है, मतलब डू हेल्पिंग वर्ब यूज होगी तो अकेले यूज होगी, ना कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब इसके साथ यूज होगी, ना ही किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज होगी, डायरेक्ट मेन वर्ब यूज होगी। ठीक है, नॉन फाइनाइट फॉर्म डू की हेल्पिंग वर्ब्स नहीं हो सकती, ये ध्यान रखना है। जैसे बी और हैव की नॉन फाइनाइट फॉर्म्स भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती हैं, लेकिन डू की नॉन फाइनाइट फॉर्म्स हेल्पिंग वर्ब नहीं हो सकती। ठीक है, अब बात कर लेते हैं मेन वर्ब की फॉर्म्स की। अगर हम डू की फॉर्म्स को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो इसके साथ में मेन वर्ब कौन सी फॉर्म में आती है। तो देखो डू की फॉर्म इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, सारे बच्चे बात जानते हैं। डू की फॉर्म्स इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट में डू डज यूज नहीं होते, वहां पे विल सेल यूज होते हैं, सबको पता है। ठीक, तो डू की फॉर्म्स के साथ जब भी हम मेन वर्ब लिखेंगे ना तो वो हमेशा बेस फॉर्म में। डू की कोई भी फॉर्म हम लिखें, चाहे डू लिखें, चाहे डज लिखें, चाहे डिड लिखें, डन और डूइंग तो हेल्पिंग वर्ब होती नहीं है, तो डू की किसी भी फॉर्म को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे तो उसके साथ में मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म में ही लिखी जाएगी। जैसे बी की फॉर्म के साथ क्या होता है कि 2 ऑप्शन होते हैं, बी की फॉर्म के साथ में लिखी गई मेन वर्ब आईएनजी फॉर्म में भी हो सकती है, थर्ड फॉर्म में भी हो सकती है, लेकिन डू के साथ में लिखी गई मेन वर्ब हमेशा बेस फॉर्म की ही होगी। ठीक है, चलो तो ये इसके हेल्पिंग वर्ब के यूसेज हो गए क्लियर। अब आ जाते हैं मेन वर्ब वाले। मेन वर्ब में हमें क्या समझना था, मेन वर्ब में एक तो हमें यह समझना है कि व्हाट फॉलोज, कि इसको फॉलो क्या करता है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन टेंस यूजेस इसके क्या हैं, और तीसरा ऑप्शन वॉइस यूजेस क्या हैं। ठीक है, तो देखो बता देता हूं, डू की फॉर्म को जब हम एज अ मेन वर्ब यूज करते हैं तो ये एक्चुअल में किसी एक्टिविटी को रेफर करती है, ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, डूइंग वर्ड ही इसी से बना है एक्चुअल में। ठीक है, हाँ ये डूइंग ट्रांसिटिव वर्ब होती है, इसके साथ में हमेशा हमें ऑब्जेक्ट लिखना पड़ता है। आई विल डू दिस वर्क, ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क। एक चीज देखो, हाँ ही डिड नॉट डू हिज होमवर्क, कि उसने अपना होमवर्क नहीं किया। आई डिड वॉशिंग ऑन माई ऑन, इस तरीके से। तो ये एक्चुअल में एक्टिविटी की वर्ब होती है, तो इसके बाद में ना हम कोई ना कोई ऑब्जेक्ट ऐसा लिखते हैं जो किसी एक्शन को रेफर करता हो। ठीक, तो ये ध्यान देना, इसको फॉलो करता है ऑब्जेक्ट। ठीक है, ऑब्जेक्ट कौन होता है, कोई नाउन या प्रोनाउन। ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन होते हैं। तो मतलब डू की फॉर्म्स को या तो नाउन या फिर प्रोनाउन फॉलो करेगा। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट अंडरस्टूड और ना लिखा जाए तो एडवर्ब भी फॉलो कर सकता है, नहीं तो ट्रांसिटिव मतलब ऑब्जेक्ट
ही फॉलो करेगा, जो कि कोई नाउन या प्रोनाउन होगा, ठीक। उसके बाद में टेंस यूजेस, कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस, कैन बी यूज्ड इन एनी टेंस। एज अ मेन वर्ब हम डू की फॉर्म को किसी भी टेंस में यूज कर सकते हैं। जैसे बी की फॉर्म है उसको कॉन्टिन्यूअस टेंस में नहीं यूज किया जा सकता है, बट एक सर्टेन केस होता है कि जब हम उसका यूज बिहेवियर के लिए करते हैं तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज कर लेते हैं। अदरवाइज बी की फॉर्म लिंकिंग वर्ब होती है तो उसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनता। लेकिन डू की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब किसी भी टेंस में, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट, किसी में भी यूज किया जा सकता है, ठीक है। वॉइस यूजेस, कैन बी यूज्ड इन एनी वॉइस, कैन बी यूज्ड इन आइदर वॉइस। एक्टिव या पैसिव में किसी भी वॉइस में इसका यूज किया जा सकता है। जैसे बी की फॉर्म होती है उसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं किया जा सकता, बी को एज अ मेन वर्ब आप पैसिव वॉइस में नहीं यूज कर सकते, ठीक है। डू की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब आप एक्टिव या पैसिव किसी भी वॉइस में यूज करो, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, इंडेफिनिट किसी भी टेंस में यूज करो, किसी में भी यूज करो, ठीक है। चलो ये डू की फॉर्म के हो गए बेसिक बातें जो आपको समझनी थी। आ जाओ, अब यहां पर हमने क्या किया, कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं, इनमें आपको डू की फॉर्म्स का यूज करना है। डू की फॉर्म्स पता ही है, अगर डू की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब है तो डू, डज, डिड, और अगर मेन वर्ब है तो डू, डज, डिड, डन, डूइंग। अब यहां पे देखो कि इन ब्लैंक्स को फिल करने के लिए हमें डू की किस फॉर्म का यूज करना चाहिए, डू, डज, डिड, डन, डूइंग। जल्दी से बताओ बच्चों। मैथ का कोई बेस्ट टीचर, मैथ का मैं कैसे बता सकता हूं, बच्चों से पूछो जो पढ़ते हैं बेटा, वो बता सकते हैं। मैं कोई मैथ थोड़ी पढ़ता हूं तो मैं कैसे बता सकता हूं। मैं ज्यादा से ज्यादा क्या करूंगा, किसी ऐसे का नाम ले दूंगा जिसको मैं जानता हूं, ठीक है, बस यही तो करूंगा, ठीक है। अब मैं सारे मैथ्स के टीचर्स को तो नहीं जानता है, तो ये बातें बच्चों से पूछा करो जो पढ़ रहे हैं कहीं पर, वो आपको बेहतर बताएंगे कौन अच्छा है कौन बुरा है। बढ़िया, देखो बहुत अच्छे। दिस मैन डज नॉट हैव अ बॉटमलेस पर्स, तो हमें पता है यहां पर हमें हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है, मेन वर्ब की नहीं। तो दिस मैन जो है इसके साथ हमें डू की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखना है, ठीक। अब या तो आप डिड लिखोगे, दिस मैन डिड नॉट हैव अ बॉटमलेस पर्स, या डज लिखोगे, डू तो नहीं लिख पाओगे, ठीक है। तो या तो डज लिख दो या डिड लिख दो। चूंकि दिस लिखा हुआ तो प्रेजेंट के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही होगी, तो डिड मत लिखना, डज लिख दो। दिस मैन डज नॉट हैव अ बॉटमलेस पर्स। नेक्स्ट मैन, द पायलट डैश मैनेज टू गेट द प्लेन एयरबोर्न। अब देखो यहां पे जो हमने मैनेज लिखा ना, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ठीक है। तो हमें यहां पे हेल्पिंग वर्ब लिखनी है, मैनेज खुद मेन वर्ब है। अब हेल्पिंग वर्ब लिखनी है तो या तो आप यहां पे पायलट के साथ डज लिखोगे या डिड लिखोगे, डू तो नहीं लिख पाओगे। अब देखो अगर डज लिखोगे तो ये बनेगा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस रेगुलर एक्शंस को रेफर करता है, फ्रीक्वेंट एक्शंस को रेफर करता है। ये कोई रेगुलर या फ्रीक्वेंट एक्शन नहीं होगा। यहां पे लिखो द प्लेन, कोई एक पर्टिकुलर पेन है, ठीक है। तो ये कोई एक पर्टिकुलर इंसिडेंट होगा कि किसी तरीके से मैनेज, मतलब किसी तरीके से पायलट ने मैनेज कर दिया, प्लेन को हवा में उड़ा दिया, मतलब टेक ऑफ करवा दिया उसने, ठीक है, किसी न किसी तरीके से, मतलब अपना स्किल का यूज करके। तो यहां पे डज नहीं लिखना, क्योंकि डज लिखने से ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो कि रेगुलर एक्शंस को, फ्रीक्वेंट एक्शंस को रेफर करता है, जबकि ये वन टाइम इवेंट है। वन टाइम इवेंट होने की वजह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में नहीं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखना डिड, तो इसमें डिड आ जाएगा। तो वही है, टेंस के अकॉर्डिंग डू की फॉर्म यूज कर लो, ठीक है। नेक्स्ट में जाओ, नो वर्क हैज बीन डैश रिगार्डिंग दैट येट, ठीक। अब ध्यान से देखना, ये जो हैज और बीन है ना, दोनों हेल्पिंग वर्ब है। और अभी हमने क्या पढ़ा था कि डू की फॉर्म्स को एज अ हेल्पिंग वर्ब दूसरी हेल्पिंग वर्ब्स के साथ में नहीं लिखा जा सकता, वो अकेले यूज होती है, ठीक है। तो अगर हैज और बीन यहाँ पे पहले से लिखी हुई है तो इसका मतलब हमें मेन वर्ब यहाँ पे लिखने की जरूरत है। तो हमें डू की फॉर्म को एज अ मेन वर्ब यूज करना है। अभी बी की फॉर्म लिखी हुई है, ठीक है, बीन बी की फॉर्म है। हमने क्या पढ़ा था कि बी की फॉर्म के साथ में वर्ब या तो आईएनजी फॉर्म में आती है या थर्ड फॉर्म में आती है, ठीक है। थर्ड फॉर्म में तब जब हमें पैसिव वर्ब बनानी हो, मतलब पैसिव फॉर्म का यूज करना हो। आईएनजी फॉर्म तब जब हमें एक्टिव फॉर्म का यूज करना हो, ठीक है। अब यहां पे देखो, जो हमारा सब्जेक्ट है वर्क है, हमें पता वर्क काम नहीं करेगा, वर्क को कोई और करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो वर्क नहीं है, कोई और होगा। अगर ऐसी वर्ब जिसके साथ लिखा गया सब्जेक्ट उसका डूअर ना हो, कोई और हो, पैसिव वॉइस में होनी चाहिए। मतलब अगर हमें कभी वर्ब यूज करनी पड़े किसी ऐसे सब्जेक्ट के साथ में जो वर्ब का डूअर ना हो बल्कि कोई और हो, तो वर्ब हमें पैसिव वॉइस में लिखनी चाहिए। तो पैसिव बनाओगे तो थर्ड फॉर्म आ जाएगी।
ठीक है, नो वर्क हैज बीन डन रिगार्डिंग दैट येट, दैट प्रोनाउन है बेटा, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, डिड योर फ्रेंड डैश इट ऑन पर्पस। अब देखो ये डिड हेल्पिंग वर्ब है, तो इसका मतलब अब जो हम लिखेंगे यहां पर वो हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी, मेन वर्ब होगी। हमें कौन सी मेन वर्ब यूज करनी है, डू की फॉर्म यूज करनी है। तो हमने क्या पढ़ा था कि डू की फॉर्म को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके साथ जो मेन वर्ब लिखी जाएगी वो हमेशा बेस फॉर्म की यूज होगी, बेस फॉर्म, ठीक है। तो ये जो डिड है ये डू की फॉर्म है, ये हेल्पिंग वर्ब है। अब हमें मेन वर्ब भी डू की फॉर्म ही लिखनी है, तो हमें पता है कि अगर डिड हेल्पिंग वर्ब है तो इसके साथ में बेस फॉर्म ही आ सकती है। बेस फॉर्म क्या होती है, डू। डिड योर फ्रेंड डू इट ऑन पर्पस, मतलब क्या तुम्हारे दोस्त ने ये जानबूझ के किया, ठीक है। नेक्स्ट में आ जाओ, मोहन वॉज डैश नथिंग इन द रूम। अब यहां पे देखो ये वॉज हेल्पिंग वर्ब है, अगर वॉज हेल्पिंग वर्ब है तो इसके बाद में डू की फॉर्म एज ए हेल्पिंग वर्ब तो यूज हो नहीं सकती, क्योंकि वो बिना दूसरी हेल्पिंग वर्ब के यूज होती है, तो मेन वर्ब यूज करनी पड़ेगी, मतलब डू की फॉर्म एज ए मेन वर्ब यूज करनी है। अब यहाँ पे वॉज लिखा हुआ है, हमने पढ़ा कि वॉज के साथ में या तो आईएनजी फॉर्म लिखोगे या थर्ड फॉर्म लिखोगे, ठीक है। अब वो देख लो अपना एक्टिव की जरूरत है कि पैसिव की जरूरत है। अब जैसे हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारा सब्जेक्ट था वर्क था, वर्क डूअर नहीं होता है डू वर्ब का, तो इसीलिए हमने पैसिव बना दिया, डूअर कोई और रहा होगा। लेकिन यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो मोहन है, और हमें पता कि मोहन जो है वही डूअर रहा होगा, तो एक तो इसलिए हमें एक्टिव चाहिए। नहीं तो दूसरी चीज देखो, हमने वर्ब के अंदर नथिंग लिख रखा है, नथिंग प्रोनाउन है और यहाँ पे ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट एक्टिव वर्ब्स के साथ में यूज होते हैं, पैसिव के साथ नहीं, क्योंकि जब हम किसी वर्ब को एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, तो उसके साथ ऑब्जेक्ट बचता नहीं है। तो अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आप इससे भी जान सकते हो कि एक्टिव वर्ब आएगी, नहीं तो मोहन से रिलेट करके तो भी जान सकते हो कि एक्टिव वर्ब की जरूरत है। तो अगर हमें वॉज के साथ में किसी वर्ब की एक्टिव फॉर्म लिखनी हो तो वो वर्ब आईएनजी फॉर्म में आती है, तो डू की आईएनजी फॉर्म लिख दो, डूइंग। ठीक है, मोहन वॉज डूइंग नथिंग इन द रूम। चलो, तो ये डू के कुछ बेसिक क्वेश्चंस हो गए। अब आ जाते हैं हैव पर, ठीक है। हैव को लेकर देखो समझ लेते हैं। सबसे पहले हैव की फॉर्म समझ लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हैव की फॉर्म्स को समझ लीजिए। हैव की फर्स्ट फॉर्म हो गई हैज और हैव, सेकेंड फॉर्म हो गई हैड, थर्ड फॉर्म भी हो गई हैड, कॉन्टिन्यूअस फॉर्म हो गई हैविंग, ठीक है। हैज थर्ड पर्सन सिंगुलर फॉर्म हो गई, थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट्स के लिए हैव बेस फॉर्म हो गई। हैड जो है वो सेकेंड फॉर्म हो गई, और हैड थर्ड फॉर्म भी है, और हैविंग इसकी आईएनजी फॉर्म है। अब हम जरा इसे समझ लेते हैं कि एज अ हेल्पिंग वर्ब इसके यूसेस और एज अ मेन वर्ब इसके यूसेस। ठीक है, देखो एज अ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले हमें क्या समझना है, एज अ हेल्पिंग वर्ब हमें समझना है विद अदर ऑक्सिलरीज, कि दूसरी ऑक्सिलरीज के साथ में इसका यूज किया जा सकता है, किस किस के साथ में हो सकता है, कहाँ हो सकता है, ये सब, ठीक है। दूसरा, एक तो दूसरी ऑक्सिलरीज के साथ में यूज हो सकता है या नहीं हो सकता है। दूसरा मेन वर्ब फॉर्म्स, कि अगर हम इसे एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें हैव की फॉर्म को, तो इसके साथ जो मेन वर्ब लिखी जाएगी उसकी फॉर्म्स क्या क्या यूज हो सकती हैं। और तीसरा, क्या नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैव की होती हैं उनका भी यूज एज अ ऑक्सिलरी किया जा सकता है, ठीक है। और इधर का भी लिख देते हैं कि एज अ मेन वर्ब, ये जो वर्ब होती है व्हाट फॉलोज, क्या फॉलो करता है हैव की फॉर्म्स को, अगर वो हैव की फॉर्म मेन वर्ब हो तो, ठीक है। दूसरा टेंस यूजेस, और तीसरा पैसिव यूजेस, कि इस वर्ब के पैसिव यूजेस क्या होते हैं। चल चलें डिस्कस करें, आ जाओ। देखो बच्चों, सारे बच्चे ध्यान देंगे। अच्छा एक चीज बताओ, ये समझ में आता है? ऐसे मैं कई बार चीजों को बहुत बारीक, मतलब आसान करने के चक्कर में मैं चीजों को बारीक कर देता हूं, बट बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ये जो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ये समझ में आ रहा है, सब टू द पॉइंट लग रहा है? क्योंकि हमारे बच्चे जो होते हैं ना, उनकी इंग्लिश और तरीके से पढ़ने की आदत होती है, तो उनको ये तरीका समझ में नहीं आता, अच्छा नहीं लगता, होता अच्छा यही सही है,
कभी समझ में आएगा, कुछ सीखोगे तो इसी से सीखोगे, समझोगे, बट बच्चों को ये समझ में नहीं आता क्योंकि उनकी आदतें पड़ी होती हैं दूसरे तरीकों की। ठीक है, सब समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। चल गुड, फिर तो बहुत अच्छी बात है। अब देखो, अगर हम हैव की फॉर्म्स को एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो इसका यूज हम डू की फॉर्म्स को छोड़कर बाकियों के साथ में कर सकते हैं। मतलब हम इसका यूज बी की फॉर्म्स जो अगर हेल्पिंग वर्ब हो तो उनके साथ कर सकते हैं, मॉडल्स के साथ में कर सकते हैं। ठीक है, डू की फॉर्म्स के साथ तो जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि डू की फॉर्म अगर खुद हेल्पिंग वर्ब है तो उसके साथ फिर कोई दूसरी हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगी, ना कोई दूसरी उसके साथ यूज होगी, ना ये किसी और के साथ यूज होगी। ठीक है, तो हैव की फॉर्म को अगर हम यूज करेंगे, ठीक है, तो बी और मॉडल्स के साथ में कर सकते हैं। बी की फॉर्म अगर ऑक्सिलरी हो तो उसके साथ कर सकते हैं, हैव के साथ। अच्छा, अब इसकी पोजीशन देखो, समझना, मॉडल्स के साथ बाद में, ठीक है, बी के साथ पहले। ठीक है, डू के साथ तो कहीं भी नहीं कर सकते, ना पहले ना बाद में, तो वो तो बात ही खत्म हो गई। तो अगर हम हैव की फॉर्म्स को एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें किसी दूसरी हेल्पिंग वर्ब के साथ में, तो किस किस हेल्पिंग वर्ब के साथ में यूज हो सकती है, किसके साथ में नहीं? तो आंसर है कि डू की फॉर्म अगर हेल्पिंग वर्ब है तो हैव की फॉर्म एज अ हेल्पिंग वर्ब वहां नहीं यूज हो सकती, ना उससे पहले ना उसके बाद, खत्म बात। ठीक है, मॉडल्स जो होते हैं, मॉडल्स के साथ में हैव को एज एन ऑक्सिलरी यूज किया जा सकता है उनके बाद लिखकर। ठीक है, बी की फॉर्म के साथ में भी हैव को एज एन ऑक्सिलरी यूज किया जा सकता है बट उससे पहले लिखकर। तो अगर हम हैव को यूज करेंगे एज ए हेल्पिंग वर्ब तो बी की फॉर्म्स भी अगर हेल्पिंग वर्ब है तो ये उनसे पहले यूज होगा। ठीक है, और अगर मॉडल्स के साथ में यूज करोगे तो उनके बाद यूज होगा। ठीक है, चलो उसके बाद में आ गया मेन वर्ब की फॉर्म्स। हैव की कोई भी फॉर्म अगर आप यूज करोगे तो उसके साथ मेन वर्ब की बस एक ही फॉर्म यूज हो सकती है बच्चे, वो होती है थर्ड फॉर्म। क्योंकि हैव की फॉर्म जो होती है ये एक्चुअली परफेक्ट टेंसेस की हेल्पिंग वर्ब होती है। ठीक है, तो अगर हम इसके साथ में कभी भी कोई मेन वर्ब लिखेंगे, बी की फॉर्म को हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें, सॉरी हैव की फॉर्म को अगर हम हेल्पिंग वर्ब बना के लिखें तो इसके साथ में मेन वर्ब हमेशा ही थर्ड फॉर्म में यूज होगी, बाकी कोई फॉर्म नहीं यूज होगी। देखो होता पता क्या है, जो कैन है, मतलब कैन का मतलब सॉरी मॉडल्स, जो मॉडल ऑक्सिलरीज होती हैं उनके साथ में वर्ब की केवल बेस फॉर्म यूज हो सकती है, डू के साथ में केवल बेस फॉर्म यूज हो सकती है, हैव के साथ केवल थर्ड फॉर्म यूज हो सकती है, बी के साथ में आईएनजी फॉर्म या थर्ड फॉर्म दोनों में से कोई भी यूज हो सकती है। ठीक है, तो हैव के साथ में मेन वर्ब कभी भी यूज करोगे तो केवल थर्ड फॉर्म में यूज हो सकती है। अब उसके बाद में आंसर, क्या हम हैव को एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब भी हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज कर सकते हैं? तो आंसर है यस, हाँ कर सकते हैं। तो ये जो हैव की फॉर्म्स होती हैं इनको एज अ नॉन फाइनाइट वर्ब भी ऑक्सिलरीज के तरीके से यूज किया जा सकता है। ठीक है, नेक्स्ट में जाइए। फिर आगे मेन वर्ब। अगर हैव की फॉर्म मेन वर्ब तो इसको क्या फॉलो करेगा? इसको फॉलो करते हैं पोजेशंस, इसको फॉलो करते हैं पोजेशंस, मतलब ऑब्जेक्ट एक तरीके से मैं लिख देता हूं, पोजेशंस फॉलो करते हैं या इवेंट्स फॉलो करते हैं या एक्सपीरियंसेस फॉलो करते हैं या कंज्यूमेबल गुड्स फॉलो करती हैं, कंज्यूमेबल गुड्स। एक्चुअली होती क्या मैं बताता हूं। हैव वर्ब जो होती है, सारे बच्चे ध्यान देंगे, हैज बीन, पगले, देखो मैंने क्या लिखा यहां पे, समझो। ठीक है, अगर हम हैव का यूज करेंगे बी की फॉर्म के साथ तो बी की फॉर्म हैव के साथ यूज होगी पहले, सॉरी हैव यूज होगा पहले। ये असल में मैंने जो लिखा है वो तुम नहीं समझ रहे हो, कुछ और समझ रहे हो। मॉडल्स जो होती हैं इनके साथ अगर हम हैव की फॉर्म का यूज करेंगे तो बाद में, हैव की फॉर्म, मॉडल नहीं। ठीक है, बी की फॉर्म्स के साथ में अगर हम हैव का यूज करेंगे तो पहले, बाद में नहीं। तो ये बी की फॉर्म बाद में, पहले नहीं, हैव की फॉर्म पहले। ठीक है, ये मैंने कहा था। चलो इधर आ जाओ। हाँ, तो मैं बता रहा था कि जो हैव की फॉर्म को अगर हम एज अ मेन वर्ब यूज करें तो उसको क्या क्या फॉलो कर सकता है, ये हमारा क्वेश्चन था। तो देखो उसको मैं बताता हूँ क्या क्या फॉलो कर सकता है। हैव जो वर्ब होते हैं उसका यूज बेसिकली कब करते हैं? एक तो पोजेशंस के लिए करते हैं, आई हैव दिस कंप्यूटर, आई हैव वॉच, आई हैव फोन, इसलिए करते हैं। ठीक है, दूसरा हम हैव का यूज एक्सपीरियंसेस के लिए भी करते हैं, मेंटल या फिजिकल एक्सपीरियंसेस के लिए, आई हैव अ डाउट। ठीक है,
आई हैव फीवर, इस तरीके से। दूसरा हम हैव का यूज़ करते हैं कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, कुछ खाने पीने के सेंस में। मान लो कोई चीज़ हम खा रहे हैं, आई हैड एन आइसक्रीम देयर, ठीक है, और यू शुड हैव, मतलब यू शुड हैव ब्रेकफास्ट अर्ली इन द मॉर्निंग। तो इसके बाद में ये आ सकते हैं। कुल मिला के हैव के बाद में उसका ऑब्जेक्ट आता है, जो कि या तो कोई कंज्यूमेबल गुड होती है, मतलब या तो कंज्यूमेबल गुड्स होते हैं, उनका यूज़ कर सकते हैं, या पोजेशंस वगैरह किसी पर्सन के, उनका यूज़ कर सकते हो, ठीक है, या फिर इवेंट्स वगैरह। इवेंट्स का मतलब होता है जैसे कोई मतलब चीज़, दे वर हैविंग अ मीटिंग, दे वर हैविंग अ डिस्कशन, दे हैड अ पार्टी एट देयर होम। तो जो इवेंट्स होते हैं उनको भी यूज हम हैव के बाद में कर सकते हैं। कुल मिला के नाउन या प्रोनाउन को कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट आते हैं हैव के बाद में। वो ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही हो सकते हैं, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन हो सकते हैं, जो कि पोजेशंस को या तो रेफर करते हैं, या इवेंट्स को रेफर करते हैं, या मेंटल फिजिकल एक्सपीरियंसेस को रेफर करते हैं, या फिर वो कंज्यूमेबल गुड्स को रेफर करते हैं, ठीक है। उसके बाद में टेंस यूजेस क्या होते हैं? टेंस यूजेस में क्या होता है कि इसका पैसिव बन सकता है, नहीं भी बन सकता है। इसका कॉन्टिन्यूअस देखो होता है, कॉन्टिन्यूअस टेंस इसका हम यूज कर सकते हैं। एक मिनट बच्चों, कॉन्टिन्यूअस टेंस जो होता है, अगर हम इसका यूज इवेंट या कंज्यूमेबल गुड्स के लिए करें, अगर हम हैव का यूज करें कंज्यूमेबल गुड्स या इवेंट्स के सेंस में, तो हम इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस यूज कर सकते हैं। अगर हम इसका यूज करें पोजेशन के लिए, ठीक है, एक्सपीरियंसेस के लिए, तो नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी टेंस तो यूज ही कर सकते हैं। हैव का यूज इंडेफिनिट टेंस में तो कर ही सकते हैं, परफेक्ट टेंस में कर ही सकते हैं। कॉन्टिन्यूअस टेंसेज में हमें देखना पड़ता है। कॉन्टिन्यूअस टेंस में हमें क्या देखना पड़ता है कि अगर हम हैव को एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हैं किसी पोजीशन को, ठीक है, या किसी एक्सपीरियंस को रेफर करने के लिए, ठीक, तो फिर इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस नहीं बनेगा। लेकिन अगर हम हैव का यूज कर रहे हैं किसी इवेंट के केस में या किसी कंज्यूमेबल गुड के केस में, गुड्स के केस में, तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन सकता है। मैं ओरली बता देता हूं, वैसे तो बहुत एग्जांपल है, प्रैक्टिस करवाऊंगा अभी, ठीक है। जैसे हमने लिखा दे वर हैविंग अ डिस्कशन, दे वर हैविंग अ पार्टी, ठीक है, दे वर हैविंग फूड, दे वर हैविंग देयर लंच, तो ये सही है, ठीक है। कंज्यूमेबल गुड्स और इवेंट्स के केस में अगर आप हैव वर्ब का यूज कर रहे हो तो इसका कॉन्टिन्यूअस टेंस बन जाएगा, ठीक। पोजेशन के लिए और एक्सपीरियंसेस के लिए अगर यूज कर रहे हो तो गलत हो जाएगा। मतलब अगर मैं ये कह दूं आई एम हैविंग मैनी फ्रेंड्स, तो ये गलत है, या मैं कह दूं आई एम हैविंग अ डाउट, तो भी ये गलत है, या मैं कह दूं आई एम हैविंग अ कंफ्यूजन, ये तभी गलत है, ठीक है। तो हैव का कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, ठीक। वो डिपेंड करता है आप किस सेंस में इसका यूज कर रहे हो। फिर आ गया पैसिव यूजेस। पैसिव में क्या होता है? अब पैसिव में क्या होता है इसका कि अगर हम इसका यूज इवेंट्स, ठीक है, या कंज्यूमेबल गुड्स के लिए करें, ठीक है, इवेंट्स के लिए भी नहीं, केवल कंज्यूमेबल गुड्स के लिए, ठीक है। अगर हम इसका यूज कंज्यूमेबल गुड्स के लिए करें, ठीक है, तो इसका पैसिव यूज हो सकता है। हालांकि यूज किया नहीं जाता, नॉर्मल नहीं है, लेकिन किया जा सकता है, मतलब ग्रामेटिकली गलत नहीं होता। अदरवाइज नो, अदरवाइज नो। तो हैव जो वर्ब है इसका पैसिव बन सकता है अगर हम इसका कंज्यूमेबल गुड्स के साथ में यूज करें, मतलब कोई खाने पीने की चीज है उसके साथ में अगर आप इसका यूज कर रहे हो तो आप कर सकते हो, ठीक है। मेयोनीज शुड नॉट बी हैड विद दिस सॉस, ठीक है, इट शुड बी हैड दिस वे, इसको ऐसे खाना चाहिए, मतलब तब आप कर सकते हो। पैसिव वॉइस में भी यूज, हैव की फॉर्म का पैसिव में भी यूज हो जाता है। लेकिन जब आप इसका यूज पोजेशंस के लिए करते हो या एक्सपीरियंसेस के लिए भी करते हो, ठीक है, या फिर जो इवेंट्स के लिए करते हो, तब इसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं करना। मतलब इसका यूज पैसिव वॉइस में नहीं होता है, लेकिन इसका यूज पैसिव वॉइस में तब किया जा सकता है जब हम इसके बाद में कोई कंज्यूमेबल गुड्स लिखते हैं, मतलब खाने पीने के सेंस में, तब इसका पैसिव बन सकता है, ठीक है। तो ये हैव के लेकर बेसिक पॉइंट्स हो गए जो आपको ध्यान रखने हैं। अब यहां देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस में आपको हैव की फॉर्म्स का यूज करना है। हैव की फॉर्म्स पता ही है, हैज, हैव, हैड, हैविंग, ठीक है। तो देखो कौन सी हैव की फॉर्म का यूज हमें किस ब्लैंक को फिल करने के लिए करना चाहिए, जल्दी से बताओ।
बताओ ये सारे बच्चे। अब देखो विल मॉडल है, मॉडल्स के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म क्या एक्चुअली बेस फॉर्म आती है, ठीक है। तो हैव की बेस फॉर्म हैव होती है, वही आंसर आ गया। शी विल हैव टू अडेप्ट हिमसेल्फ टू दिस सिचुएशन, ठीक। नेक्स्ट में जब ही वॉज अक्यूज्ड ऑफ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम किसी वर्ब को ऑब्जेक्ट बना के लिखें तो उसका जेरेंट फॉर्म आता है प्रेपोजिशन के बाद में, हैव का जेरेंट फॉर्म होता है हैविंग, ठीक है। तो इसमें हैविंग आ गया। थर्ड में आ जाते हैं। अब यहां देखो ये हैज हेल्पिंग वर्ब है, तो हमें यहां पे मेन वर्ब लिखनी है। अब मेन वर्ब जो लिखनी है वो भी हैव की फॉर्म ही लिखनी है। तो अगर हैव की फॉर्म को अगर हम एज अ हेल्पिंग वर्ब यूज करें तो उसके बाद जो भी हम मेन वर्ब लिखेंगे, चाहे वो हैव की फॉर्म खुद ही हो चाहे किसी की भी हो, तो वो थर्ड फॉर्म में ही आएगी। हैव के फॉर्म के साथ में मेन वर्ब थर्ड फॉर्म में ही आती है, वो चाहे किसी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म हो। तो हैव की थर्ड फॉर्म लिखनी पड़ेगी, हैड आ गया। She has always had a high reputation for her stories. नेक्स्ट में आ जाओ, द गवर्नमेंट डैश मिसहैंडल्ड द होल अफेयर, ठीक है। अब यहां पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिखी है तो आईएनजी फॉर्म थर्ड फॉर्म तो आएगी नहीं, क्योंकि वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होते हैं। तो या तो आप पास्ट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिखोगे, मतलब या तो फर्स्ट फॉर्म लिखोगे या सेकंड फॉर्म लिखोगे, क्योंकि थर्ड फॉर्म और आईएनजी फॉर्म बिना हेल्पिंग वर्ब के नहीं यूज होती, ठीक है। तो या तो आप लिख दो द गवर्नमेंट हैज मिसहैंडल्ड, या लिख दो द गवर्नमेंट हैड मिसहैंडल्ड। अब होगा क्या, अगर आप हैड मिसहैंडल्ड लिखोगे तो ये पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, जो कि रिलेटिव कंप्लीशन होता है, उसका यूज पास्ट ऑफ पास्ट को रेफर करने के लिए किया जाता है। लेकिन आप सेंटेंस पढ़ोगे तो ये केवल पास्ट है, ये पास्ट ऑफ पास्ट नहीं है, ठीक है। तो इसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस नहीं बना सकते, क्योंकि ये सिंगल इवेंट है। सिंगल इवेंट्स को पास्ट परफेक्ट टेंस में मत लिखा करो जब तक ये ना पता हो कि वी हैव गॉन बैक इनटू द पास्ट, ठीक है। तो बजाय कि इसको पास्ट परफेक्ट बनाने के प्रेजेंट परफेक्ट बनाना, हैज, द गवर्नमेंट हैज मिसहैंडल्ड द होल अफेयर। तो हमने इसको प्रेजेंट का परफेक्ट बनाया, ना कि पास्ट का। नेक्स्ट में आ जाओ, द वायरस सीम्स टू डैश अटैक हिज थ्रॉट। अब देखो ये जो टू है ना, ये इन्फिनिटिव बनाने के लिए लिखा गया है, प्रेपोजिशन नहीं है, ठीक है। तो इन्फिनिटिव जब भी हम बनाते हैं तो टू के साथ में हमेशा बेस फॉर्म यूज होती है, क्योंकि इन्फिनिटिव होता क्या, इन्फिनिटिव होता है टू प्लस बेस फॉर्म। इन्फिनिटिव जो होता है वो होता क्या है, वो होता है टू मार्कर प्लस बेस फॉर्म, ठीक है। तो बेस फॉर्म हैव की हैव ही होती है, हैव ही होती है बेस फॉर्म। तो ये आंसर हो गया। चलिए, तो ये तो हमने वन बाई वन डिस्कस कर लिया। पहले बी को डिस्कस किया, फिर डू को डिस्कस किया, फिर हैव को डिस्कस किया। बेसिक यूजेस मैंने कुछ आपको प्रैक्टिस करवा दिए, कुछ ओरली बता दिए, हिंट्स लिख दिए। वो आप अपने फेयर नोट्स वगैरह अगर बनाते हो तो अपने आप देख लेना, ठीक है। अब जो बी डू हैव का नेक्स्ट सेशन होगा उसमें हम ना इनके मिक्स्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। बड़े अच्छे अच्छे क्वेश्चंस तैयार किए हैं, वो खैर अगली क्लास में ही करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो हमने पढ़ा है या जो हमने बातें डिस्कस की हैं उनके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस, ठीक है, उनके प्रैक्टिस क्वेश्चंस और मिक्स्ड क्वेश्चंस। अभी तो क्या था, बी की फॉर्म यूज करो, हैव की फॉर्म यूज करो, डू की फॉर्म यूज करो, तो इजी हो जा रहा था, क्योंकि हमें पता था बी की फॉर्म ही लिखनी है, तो हम देख लेते थे इजी मार के आएगा। नेक्स्ट में क्या होगा कि बी डू या हैव किसी की फॉर्म आ सकती है, तो मिक्स्ड क्वेश्चंस होंगे, तो वो मिक्स्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस क्लास होगी, उसमें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और बड़ी अच्छी बात है कि एग्जैक्टली मतलब अभी 1 आवर हुआ भी नहीं है, 1 मिनट कम है और अपना सेशन कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो सर आजकल फ्रीक्वेंसी बहुत कम कर दी है यूट्यूब पर, क्या बताऊं, यूट्यूब चैनल मैंने बना रखा है, तुम लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, तो इसलिए आ जाता हूं। बाकी पता नहीं हो कि मैं ऑनलाइन से ना अपने को बहुत ज़्यादा कनेक्ट कर नहीं पाता, मतलब मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। मुझे लगता है कि मैं जो कर सकता हूँ या मैं जो करने की कैपेबिलिटी रखता हूँ वो मैं ऑनलाइन में हो नहीं पाता या कर नहीं पाता हूँ, ठीक है। तो आई फील माई सेल्फ अ बिट कंस्ट्रेंड, मतलब रुका रुका सा महसूस करता रहता हूँ, ठीक है। कई वजह हैं और भी, तो इसीलिए ना वो एकदम चाव नहीं आता, ठीक है। चलो लेकिन खैर कुछ नहीं, अब आए हैं तो देखो आते रहेंगे, चलता रहेगा। तुम लोग अपना ये जो पढ़ा है इसको अपना रिवीजन करना, थोड़ा नोट्स वोट्स बनाते तो बनाना, ठीक है। गुड इवनिंग सर फ्रॉम काठमांडू नेपाल। भैया बिल्कुल गुड इवनिंग, ठीक है।
अपने सारे पड़ोसी जो देश हैं, अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये तो बच्चे पढ़ ही रहे थे, मतलब मेरी जानकारी में पढ़ रहे थे, ठीक है, क्योंकि उनके व्हाट्सएप वगैरह पे मैसेज वगैरह आते रहते हैं, ठीक है। पाकिस्तान के बच्चे, अफगानिस्तान के बच्चे और बांग्लादेश के बच्चे, उनके मैसेज वगैरह आते रहते हैं। कुछ कैंडिडेट हैं, ठीक है। आज नेपाल वाले भी आगे एंट्री मार दिए। अब कौन बचा है? अब चाइना वाले बचे हैं और श्रीलंका वाले बचे हैं, ठीक है। चाइना वालों का तो मुश्किल है ठीक है, श्रीलंका वालों का देखते हैं कभी। चलो हाँ, वेबसाइट पे भी होगी क्लास। आज प्रैक्टिस बैच की क्लास है वेबसाइट पे 9 बजे। अभी थोड़ी देर में रेस्ट कर लेता हूँ, डिनर वगैरह कर लेता हूँ। फिर जो बच्चे पेड बैचेज में जिन्होंने एडमिशन ले रखा है, जिन्होंने वो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन कर रखा है, तो उनकी आज 9 बजे क्लास है, प्रैक्टिस बैच की क्लास है, ठीक है। चलो, ये जो मैंने पीडीएफ डिस्कस किया, ये पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हो। ज़्यादातर बच्चे टेलीग्राम चैनल जानते होंगे, जो बच्चे नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ। ये जो हमने डिस्कस किया है, इन क्वेश्चंस की और इन सारी चीज़ों की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगी, ठीक है। टेलीग्राम चैनल जो है उसकी आईडी है एसेक इंग्लिश, एसेक इंग्लिश, ठीक है। तो एसेक इंग्लिश नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लो। उस पर ये पीडीएफ जो भी मैंने आपको पढ़ाया, समझाया, बताया है, इसकी पीडीएफ आपको वहीं से मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी मैं बता देता हूँ, जो बैच से रिलेटेड, चाहे ऑनलाइन बैच या ऑफलाइन बैच या किसी भी हमारे प्रोग्राम से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए होती है, तो ऑफिस के नंबर्स पे क्वेरी किया करो, ठीक है। मैं यूट्यूब के लाइव वीडियो में बताऊं तो मुझे भी अच्छा नहीं लगेगा और बाकियों को भी अच्छा नहीं लगता होगा, ठीक है। और नहीं तो ये ऑफिस के जो नंबर्स हैं आप उन पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो, नहीं तो ये मेरा पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है, इस पे मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। कॉल मत करना, मैं ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है। चलो, तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अब चलने दो, ठीक है, देर हो रही है, 1 घंटे का सेशन वैसे भी हो ही चुका है। फिर आप सबको मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में, तब हम लोग वो डिस्कस करेंगे, आपका क्या नाम, नेक्स्ट वाला, इसका नेक्स्ट पार्ट डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बाय, थैंक यू एवरीबॉडी, गुड नाइट।